नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करने वाले हैं फूड इंस्पेक्टर के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में। 2019 का जो ये अधिनियम है बहुत सारे एक्ट को लिए हुए है, लगभग 107 धाराएं होती है, लेकिन उन 107 धाराओं को पढ़ने से पहले आप उसके अंतर्गत जितने भी निहित प्रावधान है, नए नए जो नियम कानून है, उसको एक थ्योरी में पढ़ लो तो आपको धाराओं को समझने में ईजी हो जाएगा। तो हम 2 क्लास में इसको कर रहे हैं। पहले क्लास में हम पूरी थ्योरिकल चीजों को पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है और जहां से कुट वाले क्वेश्चन आपके बनने की संभावना ज्यादा रहती है। उसके बाद एक क्लास में हम सिर्फ धाराओं को देखेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे पूरे सामान्य परिचय, पूरा हर एक बातों को जो आपको ज्यादातर एक जो कॉन्सेप्ट बेस का जो क्वेश्चन है वो बनाने में हेल्प करेगा। तो बिल्कुल इसको पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक करिएगा जरूर। और हाँ, बिल्कुल फीडबैक भी दीजिएगा कि वीडियो की जानकारी आपको किस प्रकार की और कैसी लगी, क्या कुछ हट के लगती है दूसरों से, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए, जुड़ना होगा हमारे साथ एग्जाम की तैयारी के लिए, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए। और शुरुआत करते हैं हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसका सामान्य परिचय से लेकर। तो 2019 में ये अधिनियम जो है संशोधन के साथ आया, तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो आपको ये समझ में आता होगा, उपभोक्ता का संरक्षण मतलब कंज्यूमर जो होता है उसका क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोल सकते हो, पूरा नहीं लिखी हूं, लिख लीजिएगा आप लोग। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना है, उपभोक्ताओं का संरक्षण करना है। तो करेंगे किससे, तो उनके हितों की रक्षा के लिए, उसके अलावा उनके साथ होने वाली जो धोखाधड़ी है उनको रोकने के लिए, और बदलते परिवेश में उपभोक्ता के नए मापदंड के साथ न्याय की पहुंच उपभोक्ताओं के लिए सुनिश्चित करने। जो तत्कालीन उपभोक्ता मामले के मंत्री थे, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री, ये पूरा विभाग का नाम रहता है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री। तत्कालीन में जो रामविलास पासवान जी थे, उन्होंने 8 जुलाई 2019 को उपभोक्ता संरक्षण जो बिल है वो लोकसभा में पेश किया था। अब यहाँ पे कई लोगों को लगेगा पहले भी तो हुआ था 2018 में, तो आपको पता होगा 5 जनवरी 2018, 5 जनवरी जो 2018 था, सबसे पहले लोकसभा में आया था। तो जब 5 जनवरी 2018 को आता है, लोकसभा से पारित भी हो जाता है 20 दिसंबर 2018 को। लेकिन होता क्या है, जो हमारी लोकसभा थी, जो हमारी 16वीं लोकसभा होती है, वो भंग हो जाती है। तो आपको पता होगा, जैसे ही लोकसभा भंग होती है, लोकसभा में कोई भी विधेयक अगर पारित हो भी गया है तो क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। तो उसके बाद इसको क्या किया गया, पुनः स्थापित किया गया। पुनः स्थापित करना मतलब इस बिल को वापस लाया गया। तब कब लाया जाता है, 8 जुलाई 2019 को। तो अगर हम पुनः स्थापित से ही डेट को पकड़ेंगे, क्योंकि तो 8 जुलाई 2019 को उपभोक्ता संरक्षण बिल जो है लोकसभा में आया। ये दूसरी बार था, पुनः स्थापित था, परंतु इसी डेट को आपको लेना है। यहां से 30 जुलाई 2019 को पारित हो जाता है। उसके बाद 6 अगस्त 2019 को इसको राज्यसभा भी पारित कर देती है। उसके बाद 9 अगस्त को इस पर राष्ट्रपति अनुमति दे देते हैं और साथ ही अधिसूचना जारी कर दी जाती है। और 20 जुलाई 2020 को यह लागू कर दिया जाता है। अगस्त में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कोविड के कारण थोड़ा लंबित हो गया था। तो अगले साल जाकर ये लगभग 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया। गणतंत्र के 77वें वर्ष में, याद रखिएगा, गणतंत्र के 77वें वर्ष में यह लागू हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में आया। आपका जो है 8 जुलाई को लोकसभा में आया, 30 जुलाई को लोकसभा से पारित हुआ, 6 अगस्त को राज्यसभा से पारित हुआ, 9 अगस्त 2019 को ही राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई, अधिसूचना भी आ गई। लेकिन जो लागू हुआ है वो 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ है। याद रखना, 20 जुलाई 2020 हमारे यहाँ गोधन न्याय योजना भी शुरू हुई थी छत्तीसगढ़ में। तो 20 जुलाई 2020 को यह लागू हुआ था। जो आपका गणतंत्र का 77वां वर्ष था, उसमें एक ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, सुपरवाइजर में एक बार देखा जा चुका है। तो प्लीज ये इसको भी याद रखिए, गणतंत्र के कौन से वर्ष में है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इतनी बातें। उसके अलावा ये जो अधिनियम है, जो हमारा पुराना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था 1986, उसको रिप्लेस किया है। और नए कानून का अगर हम ड्राफ्ट की बात करें तो बहुत पहले से बन रहा था, 2014 में ही तैयार कर लिया जा रहा था। उसके बाद 2018 में इसको लाया गया, पर लोकसभा के विघटन के बाद फिर वापस 2019 में इसको रखा गया। लेकिन कोरोना के काल के कारण जाके ये 20 जुलाई 2020 को पूर्ण रूप से लागू हुआ है, बोल सकते हो आप। तो याद रखिएगा इस चीज को। उसके बाद हम चलते हैं और क्या क्या बातें हमको मिलती है। तो उपभोक्ता की नवीन परिभाषा
हमको इस एक्ट से मिलती है। याद रखना, जो अभी नया आया है, नया वाला जो 2019 वाला एक्ट है, उसमें उपभोक्ता की नवीन परिभाषा मिलती है, जिसके अनुसार वह व्यक्ति जो प्रयोग के लिए वस्तुएं खरीदता है या सेवाएं प्राप्त करता है, क्या है, उपभोक्ता है। परंतु इसमें वे व्यक्ति शामिल नहीं होंगे जो पुनः विक्रय की आशा से वस्तु को खरीदता है या व्यापारिक उद्देश्य से वस्तु एवं सेवा को प्राप्त करता है। समझिएगा, उपभोक्ता वही है जो डायरेक्ट प्रयोग के लिए करे। अगर कोई बेचने के लिए जो है वस्तु खरीद रहा है तो उसको उपभोक्ता हम नहीं मानेंगे। ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन खरीदी भी इसमें शामिल है, ये चीजों को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक चीज है, ये डेट को याद रख लीजिएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय वाला है 24 दिसंबर को, याद रखिएगा। क्रिसमस से पहले एक दिन जो है उपभोक्ता जो है दिवस मनाया जाता है। तो हो सकता है क्वेश्चन भी ऐसा उठा दे, तो यहाँ पे नोट करके उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 2019 है, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, तो ये भी आपके काम का है। इसमें क्या क्या बात होगी, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA की बात होगी। भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध और जुर्माना भी बताया गया है। मध्यस्थता, उत्पाद दायित्व, उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन CDRC जिसको बोलते हैं, उपभोक्ता के अधिकार, ये सारे चीजों के बारे में लगभग जो है हमको मिलेगा। पूरा किसमें मिलेगा, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में मिलेगा। तो एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि CCPA, इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अध्याय 3 की धारा 10 में केंद्रीय सरकार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन उपभोक्ताओं के अधिकारों से संबंधित विषयों, अनुचित व्यवहार से संबंधित व्यवहारों और भ्रामक विज्ञापनों का विनियमन करने, उपभोक्ताओं के अधिकारों को सशक्त तथा संरक्षण करने के लिए इस अधिनियम के अनुसार उन्हें प्रवर्तित करने हेतु कर सकेगी। यानी कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण जो प्राधिकरण है, याद रखिएगा, केंद्रीय उपभोक्ता यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर, यहाँ पे प्रोटेक्शन बोल सकते हो, प्राधिकरण को मेरे ख्याल से एजेंसी कहा जाता है। तो वहां पे आप ले सकते हो, एक बार चेक कर लीजिएगा इंग्लिश इसका, बट मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी, ये होना चाहिए। एक बार आप चेक करेंगे। तो इसमें बोला क्या जा रहा है, अधिनियम की धारा जो अध्याय 3 की धारा 10 है, 10 का 1 रहता है एक्चुअल में। इसमें जो है आपका CCPA जो है स्थापित होगा, जो कि क्या करेगा, पूरा कंज्यूमर से रिलेटेड काम करेगा, उनके जो है संरक्षण के लिए पूरा कार्य यहाँ पे करेगा। केंद्र सरकार ही उसकी नियुक्ति करेगी, ये भी याद रखना। संभावित संरचना क्या होती है, प्रस्तावित प्राधिकरण में प्रमुख रूप से एक मुख्य आयुक्त होगा, इसके साथ 2 अन्य आयुक्त सदस्य शामिल होंगे। इसमें जो है एक समान संबंधित मामलों में निपटारा, एक जो है पहला जो है क्या करेगा, मतलब इसमें से एक जो है क्या करेगा, संबंधित मामलों में को निपटाएगा, तथा दूसरा क्या है, सेवाओं से संबंधित मामलों को देखेगा। मतलब एक समान संबंधित मामलों को निपटाएगा कौन, एक जो आयुक्त है, और दूसरा क्या करेगा, संबंधित मामलों को देखेगा। तो एक आयुक्त के साथ मतलब एक मुख्य आयुक्त के साथ 2 आयुक्त होना चाहिए, परंतु वर्तमान में एक आयुक्त और एक मुख्य आयुक्त ही आपको मिलेंगे। तो एक और जो है रिक्त है, समझ लीजिए। तो आपको एक मुख्य आयुक्त के साथ 2 अन्य आयुक्त भी दिखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल एक ही। आगे पढ़ेंगे हम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसका मुख्यालय होगा, ये भी याद रखिएगा, CCPA का। लेकिन केंद्र सरकार देश के अन्य हिस्सों में क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित कर सकती है। तो मुख्य कार्यालय दिल्ली होगा, ये याद रखिएगा। CCPA, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। CCPA में जो है एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी है, जिसकी अध्यक्षता एक महानिदेशक करेगा, ये भी ध्यान रखेंगे। और अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार 24 जुलाई 2020 से केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि CCPA की स्थापना की जा चुकी है। इस स्थापना कब की गई है, 20 जुलाई को जैसे लागू हुआ, तो 24 जुलाई 2020 को CCPA जो है लागू हो, मतलब बोल सकते हो स्थापित हो गया। इसमें एक मुख्य आयुक्त होगा, 2 अन्य आयुक्त होंगे, एक महानिदेशक होगा, पर उसके अलावा उप महानिदेशक वगैरह सब हो सकते हैं। परंतु अभी जैसे देखोगे वर्तमान अधिकारी तो श्रीमती निधि खरे जो है मुख्य आयुक्त है। इसको लास्ट एग्जाम में जाने से पहले चेक कर लेना, लेकिन अभी तक यही दिखा रहा था। अनुपम मिश्रा ये आयुक्त होंगे जो साथ में काम करते हैं। एक और आयुक्त अभी नहीं है। प्रमोद के तिवारी को महानिदेशक बनाया गया है, जो इन्वेस्टिगेशन है उनका। और विनीत माथुर को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण में अतिरिक्त महानिदेशक का पद दिया गया है। तो महानिदेशक की सहायता के लिए अतिरिक्त महानिदेशक का पद भी दिया गया है। पर मुख्यतः ये जो है आपको जो है अगर इनका CCPA में मुख्य अधिकारी तो लगभग यही होते हैं, एक आयुक्त होना चाहिए, एक मुख्य आयुक्त तो 2 आयुक्त, लेकिन अभी एक मुख्य आयुक्त तो एक आयुक्त ही है। बाकी इन्वेस्टिगेशन विंग के लिए प्रमोद की तिवारी महानिदेशक है। तो CCPA में ये इन्वेस्टिगेशन विंग भी आता है, तो आप उसको भी ले सकते हैं।
वैसे देखेंगे तो ये 3 सदस्य में आपका आता है, जिसमें मुख्य आयुक्त और आयुक्त को लेंगे, बाकी अलग है, इन्वेस्टिगेशन विंग का है। एक बार और चेक कर लेंगे अपने तरीके से। अभी अभी ये पदाधिकारी आपको मिलेंगे। सभी को 29 जुलाई 2020 से केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के लिए शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार दे दिया गया है। 24 को इनका स्थापना हुआ सीसीपीए का, 29 जुलाई 2020 से इनको पूरा शक्तियां दे दी गई, डेलीगेट कर दी गई। अब ये प्राधिकरण के मुख्य कार्य क्या होंगे? एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण, संवर्धन तथा प्रवर्तन करेगा। उसके अलावा इस अधिनियम के अधीन उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण भी कर सकेगा। क्या करेगा? शिकायतों का निवारण, अनुचित व्यवहारों का निवारण करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यक्ति अनुचित व्यापार ना कर सके, मतलब गलत व्यापार ना कर सके, इस पर भी करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि किन्हीं मालों या सेवाओं का ऐसा कोई मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन ना किया जाए जो इस अधिनियम के उपबंध का उल्लंघन करता हो। इसलिए लिखा रहता है ना उसमें, जागो ग्राहक जागो वाला, ये सुने होंगे, तो सेम वही है। यह सुनिश्चित करेगा कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे प्रकाशन में भाग ना ले जो कि मिथ्या और भ्रामक हो। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को उपभोक्ता कल्याण उपायों पर सलाह भी देगा। खतरनाक या असुरक्षित मालों या सेवाओं के विरुद्ध उपभोक्ताओं को सावधान करने के लिए सूचनाएं भी जारी करेगा। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है, सूचना भी देता है, सलाह भी देता है, कोई उल्लंघन तो कर नहीं रहा है, इसका भी क्या करेगा? पूरा ख्याल रखेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास उपभोक्ता नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग होगा। तो आपको पता है ना, 1+2 संरचना है। वैसे अभी एक मुख्य आयुक्त, एक आयुक्त तो ही बैठी हैं, पर उनके साथ एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी होता है, अन्वेषण जो बोल सकते हो, विंग, जिस पर हमारे बैठे हुए हैं महानिदेशक लोग, तो वो है, उनके साथ जो है काम करेंगे लोग मिलके। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको काम आ सकती हैं, इसमें नहीं दिया गया है पर इसको आप नोट कर लें, काम आ सकता है आपका। जैसे यहाँ पे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, इसको ध्यान रखना, ये अलग चीज है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण जो परिषद है, इसकी स्थापना भी अधिनियम की धारा में की जाती है, जिसके लिए पदेन अध्यक्ष उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय के जो भार साधक मंत्री होते हैं वो होंगे, केंद्रीय स्तर पर होते हैं वो होंगे। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में श्री मनोज कुमार सोनी को याद रखिएगा, जो विशेष सचिव है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के, इनको राज्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उसके बाद एक और चीज है जो आपका एनसीडीआरसी जो है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लो। सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जस्टिस आर.के. अग्रवाल है, उनको राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी कि एनसीडीआरसी का नया अध्यक्ष चुना गया है। एनसीडीआरसी जो उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित है और अपने विवादों के शिकायतों को संबोधित करती है। 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत इसको एनसीडीआरसी को स्थापित किया गया था। यह एक अर्ध न्यायिक आयोग है, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड जज जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जस्टिस है आर.के. अग्रवाल, उनको जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता जो विवाद निवारण आयोग है उसका अध्यक्ष चुना गया है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आगे और देखेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। थोड़ा सा एक टेक्निकल इश्यू हुआ था, मैंने जो सुधार लिया है। चलिए, जो आपका आगे रहेगा भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध और जुर्माना, इसके लिए भी बात करते हैं। अधिनियम के अनुसार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का जो है यह अधिकार होगा कि वह भ्रामक विज्ञापन जो बनाने वाले हैं उन पर तथा उनका प्रचार करने वालों पर जुर्माना लगाए तथा 2 वर्ष तक के कारावास की सजा सुनाए। तो जो भी ऐसा व्यक्ति जो भ्रामक विज्ञापन करता है, बनाता है या उसको कोई प्रचार प्रसार करता है तो उसको 2 वर्ष तक के कारावास की सजा भी होगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई कंपनी या व्यक्ति बार बार इस अपराध को दोहराता है तो 5 साल तक की सजा तथा 50 लाख रुपए तक उनसे जुर्माना भी वसूला जा सकता है। ऐसा भी किया जा सकता है। ये आपको जो है अधिनियम के अनुसार जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है उनको फिर यह अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो भ्रामक विज्ञापनों पर वो प्रतिबंध लगा सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं। याद रखना, पहले टाइम में उनको जुर्माना लगाएंगे, 2 वर्ष तक कारावास देंगे, लेकिन अगर कोई बार बार करता है तो 5 साल तक की सजा और 50 लाख तक की जुर्माना भी वसूला जा सकता है। उसके अलावा मध्यस्थता, नए अधिनियम में मध्यस्थता को विवाद के समाधान के विकल्प के रूप में प्रदान किया गया है, जिससे निर्णय प्रक्रिया सरल होगी। जहां भी शुरुआत में ही निपटारे की गुंजाइश मौजूद हो, वहां विवाद से संबंधित समस्त जो पक्ष है वो सहमत हो तो मध्यस्थता भी की जा सकेगी। ये ध्यान रखिएगा, मध्यस्थता भी की जा सकेगी।
उसके अलावा मध्यस्थता के माध्यम से होने वाले निपटारे के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी, क्योंकि आपने मध्यस्थता की है और निपटारा हो गया तो आप अपील नहीं कर सकते। मध्यस्थता के विषय में अधिनियम की धारा 70 से 81 तक में वर्णन किया गया है। तो ये इसके कारण जो है ना बढ़ गया है, जो धारा पहले तो कम था अभी बढ़ा है, तो इन्हीं सभी कारणों से बढ़ा है। उत्पाद जो दायित्व है उनके बारे में भी बताया है, जैसे उत्पाद की जिम्मेदारी, इसका अर्थ क्या है? उत्पाद के मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर या विक्रेता की जिम्मेदारी, यह उसका दायित्व है कि वह किसी वस्तु या सेवा के खराब होने के कारण होने वाले नुकसान या उपहति के लिए उपभोक्ता को मुआवजा दे। उत्पाद दायित्व मीन्स जो उत्पादन करता है, तो उत्पादनकर्ता का क्या यहाँ पे दायित्व हो जाएगा कि उत्पाद के मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड कोई बात है या सर्विस प्रोडक्ट जो प्रोवाइडर है या विक्रेता जिम्मेदारी है उनसे रिलेटेड कोई बात है, तो इसमें उत्पादनकर्ता का ही एक प्रकार से दायित्व हो जाता है कि अगर उसने गलत चीजों को उत्पादन किया जिसका मैन्युफैक्चरर डेट जो है ऑलरेडी बैक डेट हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु या सेवा अगर खराब होती है तो नुकसान और उपहति के लिए उपभोक्ता को मुआवजा देगा। तो ये उत्पाद दायित्व है। उत्पाद दायित्व मतलब डायरेक्ट उत्पादनकर्ता का ही दायित्व आ जाता है उत्पादों से रिलेटेड। मुआवजे का दावा करने के लिए उपभोक्ता को बिल में खराबी या दोष से जुड़ी कम से कम एक शर्तों को साबित करना होगा कि उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी उपभोक्ता को मुआवजा मिलेगा। तो अब ऐसा भी नहीं है कि बेमतलब का जाके शिकायत कर देना, थोड़ा ध्यान रखेंगे। उपभोक्ता निवारण कमीशन, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। CDRC जो लिखा हुआ है इसमें याद रखिएगा ये वही है, CDRC या NCDRC जिसको हम बोलते हैं, ये वही है। उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम में 3 स्तरों पर उपभोक्ता निवारण आयोग का गठन के बारे में बताया गया है, जो कि है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर, जिनसे पीड़ित को त्वरित न्याय प्राप्त हो सकेगा। अधिनियम के अनुसार जो CDRC यानी कि NCDRC सीधा बोल सकते हो आप एक तरीके से, लेकिन यह उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन है, क्योंकि इसको 3 लेयर में ही बांट दिया है, तो मैं इसको NCDRC ना बोल के क्या बोल रही हूँ, CDRC। मतलब अगर कोई कंफ्यूज हो रहे होगा तो मैं बता दूं, जो पहले मैं बताई थी वो NCDRC था जिसमें अध्यक्ष वगैरह मैंने बताया था। ये क्या है, CDRC है, मतलब ये नेशनल स्तर के साथ साथ राज्य और जिला स्तर की भी बात करेगा, तो पूरा बात करेंगे यहाँ पे। अब अधिनियम के अनुसार जो CDRC है वो कौन कौन से जो है विवादों का निपटारा करेगी, इसको देखते हैं। अधिक या अस्पष्ट मूल्य वसूलना हो गया किसी का, अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार हुआ, खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री हुई, या दोषपूर्ण वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री रिलेटेड हुई, तो ये पूरे बातों पर क्या करेगा, निवारण करेगा। इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे ना, ध्यान रखिएगा। उपभोक्ता विवाद के निवारण आयोग के नियमों के अनुसार 5 लाख रुपए तक का मामला दर्ज करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये भी कहा गया है अगर निवारण आयोग के नियमों के अनुसार जो है आप करोगे तो 5 लाख तक आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। पहले शुल्क वगैरह था, आजकल नहीं है। 5 लाख रुपए तक तो कोई मामला दर्ज कराओगे निःशुल्क करा सकते हो। चलिए अलग से बात करते हैं, बाद में देखेंगे उनको हम, राज्य और आपका जिला वाला को लास्ट में देख लेंगे। अधिनियम में उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए गए हैं, उनको देखते हैं पहले। वस्तुओं एवं सेवाओं से जुड़ी समस्त जानकारी प्राप्त करने का अधिकार किसका होगा, उपभोक्ता का होगा। जैसे वस्तु की कीमत, मात्रा, गुणवत्ता, शुद्धता और क्षमता, वस्तु और सेवा दोनों को ले लेना आप इसमें, है ना, वस्तु और सेवा, इनकी मात्रा, कीमत, गुणवत्ता, शुद्धता, क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार उपभोक्ता का एक बोल सकते हो अधिकार है। प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता, ये भी उपभोक्ता का अधिकार है। नए दौर के उपभोक्ता संबंधी समस्याओं जैसे ई-कॉमर्स और प्रत्यक्ष बिक्री, डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि सामान्य भाषा में बोलो तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन वाला, इसमें भी तीव्र गति से निपटारे का अधिकार होगा। हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं को से सुरक्षित रहने का भी उपभोक्ता का अधिकार होगा। वैसे आप तुक्का मार सकते हैं कूट वाले क्वेश्चनों में। अगर जानकारी आपको पसंद आ रही होगी तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, और बिल्कुल खत्म होने के बाद वीडियो को कमेंट का में फीडबैक भी देना, और अगर जुड़े रहना है तो सब्सक्राइब कर देना, जल्दी जल्दी आते रहता है हर एग्जाम का हमारे में। चलिए अब थोड़ा सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ये लागू क्या है, नए प्रावधान लिखा हुआ है, मतलब लागू तो हो गया है, नया प्रावधान क्या है इसका शॉर्ट्स में थोड़ा देखते हैं। जैसे नए अधिनियम के अनुसार भ्रामक और गलत जानकारी वाला विज्ञापन दिखाने पर कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी, बात कर चुके हैं हम लोग। जो सेलिब्रिटी विज्ञापन कर रहा है उस पर भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, क्योंकि प्रचार कर रहा है वो। उपभोक्ता को अब ई फाइलिंग की सुविधा भी दी गई है, जिससे वह कहीं से भी अपना शिकायत क्या कर सकता है, दर्ज करा सकता है। नए कानून के अंतर्गत उपभोक्ता
देश में किसी भी कोर्ट में मामला दर्ज करा सकता है, ये भी याद रखना। अधिनियम में पहली बार ई कॉमर्स कंपनियों को भी शामिल किया गया है। ऑनलाइन टेली शॉपिंग की सभी कंपनियां भी अब इस दायरे में आ गई है। तो नए प्रावधानों को हो सकता है कूट में आपको दे दे। कूट में जब देगा ना तो ऐसे दिया रहेगा, उपरोक्त में से कौन सही कथनों का चयन करे, सही कथन नहीं है, गलत कथन का चयन करे, इस तरीके से देगा। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 नए प्रावधानों में क्या, कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है, ऐसा पूरा स्टेटमेंट लंबा चौड़ा लिख के भर भर के देगा। आपको उसमें से चेक करना पड़ेगा, और चेक करने के लिए आपको क्या जरूरी है कि आपको पूरा भर भर के याद भी हो, है ना, जरूरी है ये। उसके बाद आते हैं उपभोक्ता मध्यस्थता सेल का गठन किया जाएगा, प्रकोष्ठ बोल सकते हो एक प्रकार से, जिसके द्वारा दोनों पक्षकार मध्यस्थता सेल जा सकेंगे और दोनों पक्ष आपसी सुलह से केस का निपटान भी कर सकेंगे। मतलब उपभोक्ता जो मध्यस्थता सेल है उसका गठन भी इस अधिनियम के तहत किया जाएगा, जिसमें दोनों पक्षकार है, चाहे उपभोक्ता है और जो बेचने वाला है या विक्रेता है, वो दोनों पक्षकार जा सकते हैं, वहां पे आपस में सुलह भी कर सकते हैं, उनकी सुनवाई भी हो सकती है। खाने पीने की चीजों में मिलावट होने के से पर क्या करेगा, जो संबंधित कंपनी है जो खाने पीने की चीज बना रही है उसको सजा और जेल भी किया जा सकता है। जनहित याचिका PIL भी इस अधिनियम के अनुसार सीधे कंज्यूमर फोरम में दाखिल की जा सकती है। मतलब PIL के लिए आपको अलग से न्यायालय ना जाकर कंज्यूमर फोरम में आप जा सकते हो। उसके अलावा कंज्यूमर जो फोरम है उसमें 1 करोड़ रुपए तक केस दर्ज किए जा सकेंगे। याद रखना ये अधिनियम के अनुसार है, ठीक है, अधिनियम के अनुसार अलग है, और एक नियम आया था 2021 उसके अनुसार अलग है। तो अधिनियम के अनुसार याद रखना 1 करोड़ रुपए तक के केस दर्ज किए जा सकते हैं कंज्यूमर फोरम में, 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के केस राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग, और 10 करोड़ से अधिक के मामले राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग के पास जा सकते हैं। कंज्यूमर फोरम मतलब जिला वाला, जिला में आपका 1 करोड़ तक का, 1 से 10 करोड़ तक का राज्य में, और 10 करोड़ से ऊपर है तो आप कहां जाओगे, राष्ट्रीय स्तर पर जाओगे, आयोग के पास जाओगे, उपभोक्ता निवारण आयोग के पास। अगर किसी उपभोक्ता की किसी उत्पाद की गुणवत्ता की वजह से मौत होती है तो दोषी पक्षकार को मृतक के परिवार को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए और देना पड़ेगा, और 7 साल या आजीवन कारावास भी हो सकता है। मतलब आपने मौत दिया है, मतलब एक प्रकार से आपने उसकी इनडायरेक्टली हत्या की है, तो हत्या के लिए 7 साल की सजा है। तो वैसे याद रखना 7 साल उसको जेल में सड़ाएंगे भी या आजीवन कारावास भी दे सकते हैं। उसके साथ साथ वो जो है, जो पीड़िता है उसके पीड़ित है, मतलब पीड़ित बोल सकते हो, पीड़ित परिवार उसको 10 लाख रुपए अलग से देगा। उपभोक्ता अदालत के अतिरिक्त नए कानून के अंतर्गत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा, तो मैंने पहले ही बता चुका है। एक शॉर्ट्स में था, जितना चीजें हमने पढ़ा उसका शॉर्ट्स में है, हो सकता है इसमें से कोई बात आपको कूट में आ जाए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में वर्णित कुछ परिभाषाएं हैं, उनको देख लेते हैं। थोड़ा फास्ट पढ़ाना पड़ता है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो थोड़ा समझिएगा ना इसको। विज्ञापन के बारे में क्या बताया है, विज्ञापन का अर्थ किसी भी ऑडियो या विजुअल पब्लिसिटी, प्रतिनिधित्व, समर्थन जो किसी प्रकाश, ध्वनि, स्मोक, गैस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट या किसी वेबसाइट द्वारा किया गया, जैसे किसी भी तरीके से किया हो। अगर मान लो कोई विज्ञापन आता है तो यह विज्ञापन याद रखिएगा नोटिस, परिपत्र, लेबल, चालान में से किसी दस्तावेज के रूप में भी हो सकता है। मतलब विज्ञापन का अर्थ हर प्रकार का विज्ञापन, चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो के रूप में हो, पब्लिसिटी, प्रतिनिधित्व का समर्थन करता हो, प्रकाश के माध्यम से, ध्वनि, स्मोक, गैस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इंटरनेट, जिस किसी भी वेबसाइट के द्वारा किया हो, किसी भी तरीके से किया गया हो, सबको क्या हम मानेंगे, विज्ञापन मानेंगे। और नोटिस, परिपत्र, जो लेबल लगाए रहते हैं, चालान, इस दस्तावेज के रूप में भी है तो भी हम उसको विज्ञापन मानेंगे। तो ये नवीन परिभाषाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के 2019 के अंतर्गत मिलेगी आपको। शिकायतकर्ता की परिभाषा भी दी गई है। ये कौन हो सकता है, एक उपभोक्ता हो सकता है, कोई भी मौजूदा उपभोक्ता संघ हो सकता है जो किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत हो, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार भी शिकायतकर्ता हो सकते हैं, केंद्रीय प्राधिकरण भी हो सकते हैं, एक या एक से अधिक उपभोक्ता जिनका हित एक जैसा है वो भी हो सकते हैं। किसी उपभोक्ता की मृत्यु होने के मामले में कानूनी उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि भी हो सकते हैं, मतलब उनके परिवार वाले। उपभोक्ता के नाबालिग होने की दशा में उनके माता पिता या कानूनी अभिभावक भी हो सकते हैं। तो शिकायतकर्ता में मान लो कूट में दे दिया, शिकायतकर्ता की परिभाषा में कौन कौन से शामिल हैं, तो इसको पॉइंट में याद रख लेना, पूरी चीजों को आप बना पाओगे। जब इसको बना पाओगे ना तो आपका काम बन जाएगा, वहां पे एक बार पढ़ लोगे तो। टेलीग्राम के में जुड़ जाइएगा, नोट्स के लिए मिल जाएगा बहुत जल्दी ये।
उपभोक्ता क्या होगा? उपभोक्ता वह व्यक्ति होगा जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का क्या करेगा? उपभोग करेगा या उपयोग करेगा, या जिसके लिए उसने पूर्ण भुगतान या आंशिक भुगतान या फिर भुगतान का वादा किया हो। आपने अगर पैसा लगाया है या पैसा देने का वादा किया है या आंशिक भुगतान कर दिया है तो आप उपभोक्ता हो, जिसका यूज करने के लिए आपने भुगतान दिया है। लेकिन उपभोक्ता में उस व्यक्ति को शामिल नहीं कर सकते जिसका इस्तेमाल वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। मतलब हम उनको नहीं करेंगे जो बेचने वचने के लिए लेके आते हैं ना, वो उनको उपभोक्ता में नहीं डाला जाता। उपभोक्ता विवाद क्या होगा? एक विवाद जहां वह व्यक्ति उस जिसके खिलाफ शिकायत की गई है जो शिकायत में निहित आरोपों का खंडन करता है। उपभोक्ता विवाद क्या है? उपभोक्ता विवाद क्या है? एक उपभोक्ता जो किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करता है और वो व्यक्ति क्या कर रहा है? उस शिकायत में आरोपों का खंडन कर रहा है, तो यही है उपभोक्ता विवाद। विवाद तभी होगा ना जब वो सामने वाला मानेगा नहीं बात को, क्या बोलेगा? खंडन करेगा, मैं गलत नहीं हूं, तो यह है उपभोक्ता विवाद। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार कुछ उपभोक्ता के अधिकार हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। माल, उत्पादों या सेवाओं के विपणन के खिलाफ संरक्षित होने का अधिकार जो जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है। ऐसे चीजों के लिए, ऐसे माल से जो है संरक्षित होने का अधिकार है जो उनके जीवन के लिए सही नहीं है। माल, उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और कीमत के बारे में सूचना पाने का भी अधिकार है उनके पास, ताकि अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ उपभोक्ता की रक्षा की जा सके। इसीलिए देखिएगा आप विज्ञापन टीवी पर बताया जाता है, जागो ग्राहक जागो, ऐसा करके बड़े बड़े। प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार के सामान, उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच का भी अधिकार है। उसके अलावा आपका उचित फोरम पर सुनवाई द्वारा उपभोक्ता के हितों को सुनने तथा सुनिश्चित करने का भी अधिकार है। अनुचित व्यापार व्यवहार या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं या उपभोक्ताओं के साथ बेईमानी, शोषण के खिलाफ निवारण का भी अधिकार है। मतलब उनके खिलाफ अगर कुछ व्यापार होता अनुचित रूप से होता है या कोई व्यवहार होता है या उपभोक्ताओं के साथ कोई बेईमानी करता है, उनका शोषण करता है, तो उनके खिलाफ भी निवारण प्राप्त करने का अधिकार उपभोक्ता को मिलता है। उपभोक्ता जागरूकता के क्या क्या अधिकार है? उपभोक्ता के अधिकार तो अलग है। उपभोक्ता जागरूकता के क्या अधिकार है? जागरूक कैसे किया जा सकता है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर डिजिटल उत्पादों सहित अन्य वस्तुएं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री। आप अपने तरीके से देख लो तो ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो खरीदी बिक्री होती है वो भी उपभोक्ता जागरूकता के लिए रहता है, तो उसके बारे में भी बताया जाएगा आपको कैसे चीजें खरीदनी चाहिए कैसे नहीं, वही है ई कॉमर्स। जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, थोड़ा सा देखते हैं इसको। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो कि अधिनियम की धारा 28(1) के अंतर्गत स्थापित है, 1 करोड़ रुपए तक की राशि के विवादों का निपटारा कर सकेगी। ये 2019 के अधिनियम के अनुसार ना। राज्य आयोग है तो 42(1) में है, ठीक है। जिला 28(1) में है, 28 जिला तो 28(1) में जिला आयोग। राज्य तो आपको याद रखना है 42(1) में क्या है? राज्य आयोग है जो 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का देख सकती है। और राष्ट्रीय आयोग क्या है? तो राष्ट्रीय स्तर पे तो 53, ठीक है। 28, 42, 53 जिला, राज्य, राष्ट्रीय, सबका पहला पॉइंट में ही क्या होगा? आयोग होगा। तो राष्ट्रीय आयोग 53(1) के अंतर्गत स्थापित है जो 10 करोड़ से ऊपर के मामलों पर निपटान करेगा। तो जिला 28(1) में है, 1 करोड़ तक का। राज्य 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का, और आपका है कहाँ पे? 42(1) में। राष्ट्रीय आयोग 53 में है, 53 का 1 और 10 करोड़ से ऊपर के मामलों में करेगा। कुछ नोट देख लीजिए, यहाँ पे काम आ जाएगा। केंद्र सरकार का जो नवीनतम आदेश है उसके अनुसार उपभोक्ता संरक्षण राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग, जिला आयोग जो क्षेत्राधिकार का नियम है 2021 में जो जारी किया गया था, इस नियम का नाम देगा, तब नियम में थोड़ा अलग है। यहाँ पे अगर इस पूरे नियम को लिखा रहेगा ना तब आप लोगे, अगर ये नियम नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिला आयोग को 50 लाख तक, राज्य आयोग को 50 लाख से 2 करोड़ तक और राष्ट्रीय आयोग को 2 करोड़ रुपए से अधिक मामलों पर निपटारे का अधिकार होगा। ये कौन सी बात करता है? तो केंद्र सरकार का एक आदेश है उपभोक्ता संरक्षण राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग, जिला आयोग क्षेत्राधिकार नियम 2021। अधिनियम का अलग है, ये नियम 2021 है, इसकी बात करेगा तो कम कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बनने की संभावना है। उपभोक्ता के क्या कर्तव्य होंगे ये जान लीजिए। जागो ग्राहक जागो आप सुने हो तो उसी के अनुसार कर्तव्य भी देख लो। वस्तुओं सेवाओं को खरीदते समय उपभोक्ता को उत्पाद की गुणवत्ता, अंकित मूल्य, गारंटी वारंटी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। उपभोक्ता को प्रमाणित मानकों वाले उत्पादों को खरीदने चाहिए, जैसे ISI, एग मार्क, ये लगा हुआ उत्पाद खरीदो। उपभोक्ता का अपने अधिकार एवं दायित्व के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि उनके क्या अधिकार है, क्या दायित्व है। ग्राहक
या उपभोक्ता को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। ये भी है उपभोक्ता के अधिकार। अब उपभोक्ता आंदोलन का इतिहास थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि उपभोक्ता आंदोलन आखिर आया कैसे, चाहे विदेश में हो चाहे देश में। 1950 के दशक की बात है। उपभोक्ता के अधिकार जैसे चीजों का नॉमिनेशन तक नहीं था। सर्वप्रथम उपभोक्ता अधिकारों के लिए अमेरिका में रल्फ नाडेर द्वारा प्रयास किया गया था। याद रखना, सर्वप्रथम उपभोक्ता जो शुरुआत है कहां से हुआ था, अधिकारों के लिए जो लड़ाई है वो हुआ था अमेरिका से शुरू। रल्फ नाडेर नामक व्यक्ति ने जो है ये प्रयास किया। नाडेर के आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही 15 मार्च 1962 को सर्वप्रथम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा उपभोक्ता जो है संरक्षण कानून अनुमोदित किया गया था। इसी वजह से 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 22 जो दिसंबर है उस दिन मनाया जाता है, अलग 24 दिसंबर को मनाया जाता है, वो अलग है। लेकिन 15 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि कैनेडी ने, जो जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति है, 1962 की बात है, 15 मार्च 1962, इस जो उपभोक्ता का जो संरक्षण कानून है उसको अनुमोदन किया था। अगर इसके लिए लड़ाई लड़ी किसने बोलेगा, तो अमेरिका में ही रल्फ नाडेर ने। याद रखिए। अब भारत की बात कर लेते हैं। तो उपभोक्ता अधिकारों के लिए सर्वप्रथम जमशेद जी टाटा, जो रतन टाटा है उनके जो है पूर्वज है समझ लीजिए, तो जमशेद जी टाटा के प्रयास से जो है भारत में आया। उनके में भी इनके फादर है शायद तक रतन टाटा के, मैं एक बार चेक कर लीजिएगा बिल्कुल। तो जमशेद जी टाटा ने प्रयास किया। इनके अलावा स्वयंसेवी BM जोशी, इन्होंने भी 1974 में पुणे में उपभोक्ता कल्याण के उद्देश्य से ग्राहक पंचायत की स्थापना की। सर्वप्रथम जमशेद जी टाटा ने शुरू किया। 1974 में BM जोशी इससे जुड़ गए। उसके बाद भारत में अनेक प्रकार से प्रयास हुए और 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। लगभग 1987 में यह कानून पूरा आया था और 1986 में यह पारित हो गया था। ये बात याद रखिएगा। तो सर्वप्रथम अमेरिका में रल्फ नाडेर, फिर अमेरिका में ही आया 15 मार्च को। फिर भारत में तो सर्वप्रथम प्रयास जमशेद जी टाटा ने किया। फिर भारत में कब पूर्ण रूप से लागू हुआ, अनेक प्रयासों के बाद 1986 में। अब उसी में ही हम क्या कर दिए, वो 2019 में संशोधन कर दिए और अभी उसमें और कोई संशोधन करके ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसको हम बना लिए हैं। उपभोक्ता संरक्षण 2019 अधिनियम 2019 है, उसका थोड़ा आकलन करते हैं। कुछ दशकों से दुकानदार, सेवा प्रदाता और ग्राहक के रिश्तों में काफी बदलाव आया, जिसके कारण हमने क्या किया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 2019 में ई-कॉमर्स को भी दायरे में लाया, जो कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए अच्छा फैसला है। क्योंकि ई-कॉमर्स वेबसाइट से ही ज्यादातर खरीदी बिक्री हो रही है। जैसे आपने देखा होगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ईबे, ये सभी क्या है, ये सभी ई-कॉमर्स कंपनियां हैं। तो इनको भी कानून दायरे में ले आए। अगर आपका इसके अंतर्गत धोखाधड़ी होता है तो भी आप क्या कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो। इस कानून में पहले इनका कोई रोल नहीं था, लेकिन अब इनको जो है शामिल कर दिया गया है। मतलब आपके साथ यहाँ पे भी कोई जो है धोखाधड़ी होती है तो आप जो है जा सकते हो अपना क्या करने के लिए, प्रतितोषण के लिए। एक प्रकार से ग्राहक एवं सेवा प्रदाता के बीच मध्यस्थता करने के कारण यह कानून अलग अलग थे, लेकिन अब ग्राहक इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं। उसके अलावा अभी हाल ही में आंकड़ों के अनुसार कुल उपभोक्ता शिकायतों में लगभग 20% शिकायत ई कॉमर्स से संबंधित है, इसलिए ई कॉमर्स को शामिल ज्यादातर किया गया है। तो ये जवाबदेही जो है ई कॉमर्स कंपनियों की तय हो गई है इससे, और वस्तुओं की गुणवत्ता में भी वृद्धि की आशा की जा रही है कि ई कॉमर्स वेबसाइट जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा जो है शिकायतें हैं, अब वो थोड़ा जवाबदेही हो जाएगा उनका पूरा चीजों के लिए, कंपनियों का, और गुणवत्ता में भी वृद्धि करेंगे। एक महत्वपूर्ण बदलाव जो इस कानून के द्वारा किया गया है वो है सेलिब्रिटियों द्वारा। आपको पता है एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होता है, लोग भ्रामक विज्ञापनों के चक्कर में आ जाते हैं। तो उत्पाद एवं सेवा का विज्ञापन जो करते हैं उनके लिए भी जवाबदेही तय की गई है। उनको कॉन्ट्रैक्ट में पहले लिख दिया जाएगा। अगर वह उत्पाद या सेवा का विज्ञापन करते हैं जिस उत्पाद के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाते हैं, तो सेलिब्रिटी भी किसी कानून के दायरे में आएंगे और जिनके ऊपर कार्यवाही भी की जा सकेगी। अगर वह इसमें दोषी पाए जाते हैं तो 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और कानूनी कार्यवाही का प्रावधान भी है। अब देखो, सेलिब्रिटी को अगर दोषी पाया जाता है तो 10 लाख रुपए तो देगा ही जुर्माना, और उसके अलावा कानूनी प्रावधान भी है। और याद रखिएगा, अब उनको जैसे पान मसाला का ऐड है, सिगरेट का ऐड है, अगर आप ऐसे ऐड करने लगे, मतलब आपने लोगों को भ्रामक किया, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। अब वो
उपभोक्ता के ऊपर है वो शिकायत दर्ज करवाए। कानून का सरलीकरण भी उससे संभव हुआ है। 2019 में नया कानून आया, तो पुराने उपभोक्ता कानून में किसी व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने के लिए सब कुछ स्वयं से ऑफलाइन मोड पे करना होता था, जिससे प्रक्रिया पेचीदा और लंबी हो जाती थी और कानूनी दांव-पेच भी बहुत ज्यादा हो जाता था। तो उस समय क्या व्यक्ति को लगता था, इतना लंबा प्रक्रिया कौन अपनाए, ऑफलाइन मोड कौन अपनाए, इतना कानूनी दांव-पेच में कौन फंसे, तो वो नहीं करना चाहता था। लेकिन अब ये सरल हो गया है एकदम। उपभोक्ता को पुराने कानून में कंपनी के क्षेत्राधिकारी यानी कि जुरिडिक्शन जो हेड ऑफिस है जहां होता है वहां केस दर्ज करवाना होता था, लेकिन अब क्या है, नई प्रक्रिया में वो किसी भी कोने में हो अपना शिकायत ई फाइलिंग के माध्यम से कर सकता है। इस ई फाइलिंग को याद रखना, अभी ये ई फाइलिंग हो गया है, इसके कारण ही ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है ना, ये इंपॉर्टेंट है। पूरा जो है आप इंटरनेट का उपयोग करके क्या कर सकते हो, अपने अधिकारों के लिए काम कर सकते हो। लंबित मामले भी कम हुए हैं। पुराने कानूनों के अंतर्गत न्याय व्यवस्था जटिल थी, जिसके कारण काफी मामले लंबित हो जाते थे। अब जो है क्या है, वर्तमान में 5 लाख से अधिक जो मामले है उपभोक्ता कोर्ट में पेंडिंग है। तो उसको देखते हुए जो है यह उम्मीद किया जा रहा है कि नया कानून लागू होने से जो लंबित विवादें हैं उनका निपटारा भी समय सीमा के भीतर हो जाएगा और दोनों पक्षकारों के बीच जो मेडिटेशन सेल में जाने से सुधार भी देखने को मिलेगा। मेडिटेशन सेल जो है, सुधार वाला जो सेल है वो भी स्थापित कर दिया, तो दोनों पक्षकार आपस में निपट भी लेंगे, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि थोड़ा इजी हो गया है। उसके अलावा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण जो प्राधिकरण था सीसीपीए, उनकी कार्य एवं शक्तियां थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ऊपर में दिया है उसके बारे में, पर इनके कुछ शक्तियां हैं जो अलग से है। यहाँ से आपका थोड़ा सा ना मिसलेनियस शुरू हो जाता है, जो क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने सारी चीजों को डाल दिया है। जैसे नए कानून के अंतर्गत मात्र एक अपील का प्रावधान रखा गया है। अपील भी पॉइंट ऑफ लॉ के मामलों में ही की जा सकती है। अगर केस का नतीजा उपभोक्ता के पक्ष में आता है तो कंपनी को अपील में जाने से पहले 50% मुआवजा जमा करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। उसके अलावा सीसीपीए को कुछ असाधारण शक्तियां दी गई है। यह प्राधिकरण स्वयं अपनी तरफ से किसी प्रोडक्ट के प्रचार या विज्ञापन या भ्रामक जानकारी देने पर खुद पहल करके सीधा कंपनी को विज्ञापन हटाने का भी आदेश दे सकता है। मतलब वो जो है उपभोक्ता को पहले ही वो जो है फायदा पहुंचवा देगा, और दूसरा क्या है, वो खुद से भी जो है इस पर जो है स्वेच्छा से पूरा जांच परख करने के लिए जो है स्वतंत्र है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अधिनियम में जिला आपने फोरम पढ़ा है, तो अधिनियम में प्रावधान है कि प्रत्येक जिला में एक उपभोक्ता फोरम स्थापित होगा। आवश्यकता अनुसार एक से अधिक जिला फोरम भी स्थापित किया जा सकता है। चूंकि हमको छत्तीसगढ़ के से रिलेटेड थोड़ा पढ़ना था, तो छत्तीसगढ़ के बारे में मैंने डाल दिया है, प्रतिवेदन से दिया है इसको मैंने। प्रदेश में समस्त जिलों में जिला उपभोक्ता फोरम स्थापित है, जिनमें से 9 ऐसे जिले हैं जहां पूर्णकालिक जिला उपभोक्ता फोरम है, जिसमें बड़ी सिटी आते हैं, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। उसके अलावा बस्तर, राजनांदगांव, रायगढ़, सरगुजा, कोरिया और कोरबा। ठीक है, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, फिर राजनांदगांव, रायगढ़, सरगुजा, कोरिया, कोरबा। यहाँ पे जो है क्या है, पूर्णकालिक फोरम है। और अंशकालिक कहाँ है, तो बाकी शेष में। बाकी शेष कितने बच गए, 28 जिला है अभी वर्तमान में। तो आप किसका इसमें जो है 9 घटा दो, सॉरी इसमें से 9 घटा दो, 9 बचने के बाद जितना होगा वो क्या होगा आपका, जो बाकी 19 है वहां पे अंशकालिक है, समझ लीजिएगा, है ना। अब जीपीएम को भी शामिल कर दो। उसमें आपको जो है प्रतिवेदन को पढ़ोगे ना तो ओनली 18 लिखाया है, अब वो जीपीएम में भी हो गया, शेष में समझ सकते हो अंशकालिक हो गया है। जिला फोरम में जो है यहाँ पे 1 करोड़ रुपए तक के प्रकरण जो है पंजीबद्ध होते हैं, जिसे उपभोक्ता परिवादी जो है द्वारा सादे आवेदन पत्र में पंजीबद्ध कराया जा सकता है। 1 करोड़ रुपए तक का, ये आपको मैंने बताया था। ऐसे परिवादी जो अंत्योदय योजना की कार्डधारी है उनको कोई शुल्क नहीं लगेगा। वैसे अभी तो 5 लाख रुपए तक का कोई शुल्क ही नहीं ले रहे हैं। जिला फोरम में सुनवाई हेतु एक अध्यक्ष और कम से कम 2 सदस्य होंगे, जिनमें से एक महिला का होना आवश्यक है। अध्यक्ष के पद पर जिला न्यायाधीश की सेवाएं उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिनियुक्त के रूप में कराई जा सकेगी। मतलब एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे जिनमें एक महिला होना आवश्यक है, और अध्यक्ष के पद पर जिला न्यायाधीश की सेवाएं जो है उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिनियुक्ति पर उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब जिला न्यायाधीश उस पर काम कर सकेगा। सदस्यों का चयन समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से किया जाएगा, जो किसी भी क्षेत्र जैसे प्रशासनिक सेवा, लेखा सेवा, सामाजिक कार्य आदि में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखते हो या कम से कम स्नातक हो ऐसे क्षेत्रों में, या 3 वर्ष से अधिक परंतु 65 वर्ष से कम आयु हो किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है सदस्य क्या होंगे, तो इन क्षेत्रों में से हो सकते हैं जिनको जो है या तो 10 वर्ष का अनुभव हो या वो स्नातक हो। इस मामले में 3 वर्ष के लिए उनको नियुक्त किया जा सकेगा सदस्य को, और या तो 65 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और सदस्यों की नियुक्ति
सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक के लिए किया जाता है। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा सुधारिए, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हो गया है। जो सदस्यों का चयन है क्षेत्र से किया जाएगा, इनके अनुभव में 10 वर्ष का अनुभव हो और कम से कम स्नातक हो और 3 वर्ष से अधिक का अनुभव हो। मतलब 3 वर्ष से 10 वर्ष का अनुभव हो, 3 वर्ष से कम है तो हम उनको नहीं चयन करेंगे। और उसके अलावा आपको याद रखना है 65 वर्ष तक की आयु ये जो है उसका पार ना किया हो। और इनको नियुक्ति कितने, इनका कार्यकाल की बात करेगा तो 5 वर्ष से रहेगा कार्यकाल, और अगर वो 65 वर्ष पार कर लेते हैं तो उनको इसमें से हटा दिया जाएगा। तो ये कार्यकाल है 5 वर्ष या 65 वर्ष, और अनुभव है तो 3 से 10 वर्ष तक का अनुभव कम से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा का भी चल जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत सामान्य प्रकरणों के निवारण की अवधि 3 माह तथा ऐसे प्रकरण जिनमें सेवाओं उत्पाद नमूना का प्रयोगशाला में विश्लेषण आवश्यक हो उनके लिए निराकरण की अवधि 5 वर्ष की गई है। मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत ये प्रकरण है। अब इसको ले सकते हो उपभोक्ता संरक्षण जो है अधिनियम जो है आपका 2019 के अंतर्गत। तो 2019 के अंतर्गत ऐसे जो प्रकरण में जो है निवारण जो है सामान्यतः 3 माह, और अगर कोई जो है लैब में जाएगा मामला तो उसके लिए 5 माह का निराकरण दिया गया है। तो प्रतिवेदन के आधार पे अगर कोई सुधार होगी तो हम बाद में बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। पढ़ेंगे जब 2019 वाला तो और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, ये क्या है देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग रायपुर में है। इसका गठन 1 नवंबर 2002 को किया गया था, जिसका 1 नवंबर 2002 याद रखना, 1 नवंबर 2002। जिसका मुख्य कार्य क्या है, जिला फोरम के फैसलों के विरुद्ध जो आने वाली अपील है उन पर सुनवाई करना। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की शिकायतों के लिए सुनवाई कर सकता है अधिनियम 2019 के अनुसार। राज्य आयोग में सुनवाई हेतु एक अध्यक्ष और कम से कम 2 सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला सदस्य होंगे। अध्यक्ष पद पर जो नियुक्ति है उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है, एक अध्यक्ष 2 सदस्य, एक महिला होना आवश्यक है। उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश या फिर रिटायर्ड न्यायाधीश इसका अध्यक्ष हो सकता है, जिसको हम 5 वर्ष के लिए या 67 वर्ष की उम्र होने तक जो है नियुक्त कर सकते हैं। जिला रहता तो 5-65, इसमें है तो 5-67, क्योंकि न्यायाधीश से भी है ज्यादा बड़ा रहता है ना। राज्य आयोग के सदस्यों के लिए वही योग्यता है जो चयन प्रक्रिया है जो जिला फोरम के सदस्यों के लिए था। चयन वैसे ही होगा। राज्य आयोग के सदस्यों की अवधि जो है 5 वर्ष और 67 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस न रहेगा, पहले ही बता चुकी है। तो ये पूरा है, यहाँ तक लगभग करके रखिएगा। ये पूरा सामान्य बातें हैं जो इसके अंतर्गत मिलेगी। अब इसको धाराओं के अंतर्गत देखेंगे तो और डिटेल से मिलेगा। तो इसका सेकंड पार्ट पूरा धारा रहेगा, पूरा धारा को आपको पढ़ना है। तो ये अगर वीडियो को जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा और जुड़िएगा जरूर इसके नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे आपको धारा पढ़नी है। तो चलिए अभी के लिए थैंक यू।